शुरुआत करेंगे आज के डिफेंस स्पेशल की और आपसे रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी अहम बातें जिसमें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिली हैं। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया बड़ा झटका, कराची छोड़ भारत के साथ करने लगा व्यापार, चाबहार पोर्ट से करने लगा तालिबान व्यापार। पाकिस्तान को छोड़ भारत से बड़ा रहा नजदीकी, पाक के साथ व्यापार नहीं करना चाहता है तालिबान। अफगान उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान ने को एक बड़ा झटका दिया है, कराची छोड़ भारत के साथ व्यापार करने लगा है और चाबहार पोर्ट से तालिबान व्यापार करने लगा है। पाकिस्तान को छोड़ भारत से बढ़ा रहा है नजदीकियां, पाक के साथ व्यापार नहीं करना चाहता तालिबान। अफगान उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कराची को छोड़कर भारत के साथ व्यापार करने लगा है तालिबान और चाबहार पोर्ट से ये तालिबान व्यापार करने की तैयारियों में है और पाकिस्तान को छोड़ भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है। पाक के साथ व्यापार नहीं करना चाहता है तालिबान। और आपको यह भी बता दें कि इसकी जानकारी जो है उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने दी है। अफगान उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पाक के साथ व्यापार नहीं करना चाहता है तालिबान। पाकिस्तान को छोड़ भारत से बढ़ा रहा है नजदीकियां, चाबहार पोर्ट से करने लगा है तालिबान व्यापार, कराची छोड़ भारत के साथ करने लगा है व्यापार। जिस तरीके से अब्दुल सलाम जवाद अखुनजादा, प्रवक्ता अफगानिस्तान मंत्रालय, हमने अर्थव्यवस्था आधारित नीति अपनाई है, हमने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं और हम अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने में सक्षम हैं। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी कहा है कि बड़ी मात्रा में सामान का निर्यात और आयात ईरानी बंदरगाह के जरिए किया जा रहा है। ACCI ने आगे कहा कि वे पाकिस्तान से निर्यात और आयात में कमी करना चाहता है। चैम्बर ने अफगानिस्तान के व्यापारियों से पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के बंदरगाहों के माध्यम से माल मंगाने और भेजने को कहा है जहां अधिक सुविधाएं हैं। अब आपको बताते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान में जो तनाव है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पहले आपको बता दें जिस तरीके से ये तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच बड़ा तनाव, अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के आने से चुनौती। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। तालिबान के नेता TTP लड़कों को संरक्षण देते हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान पर इन TTP लड़कों से हमले करवाए जाते हैं। इसके बाद से पाकिस्तान से तालिबानी सरकार नाराज है। पाकिस्तान को आर्थिक चोट देने के लिए यह कदम उठाया गया। अफगानी व्यापार ईरान के चाबहार पोर्ट से होता था। इस ईरानी चाबहार पोर्ट को भारत ने ही बनाया था। इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को फायदा होता था, लेकिन अब अफगानिस्तान प्रशासन ने दूरी बना ली है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान तिलमिला गया है। जिस तरीके से आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच तनाव बढ़ गया था और अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के आने से चुनौती जो है वो खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। तालिबान के नेता TTP लड़कों को संरक्षण देते हैं, पाकिस्तान पर इन TTP लड़कों से हमले करवाते हैं। इसके बाद से पाकिस्तान से तालिबान सरकार नाराज थी और पाकिस्तान को आर्थिक चोट देने के लिए यह कदम उठाया गया और अफगानी व्यापार ईरान के चाबहार पोर्ट से होता था। इस ईरानी चाबहार पोर्ट को भारत ने ही बनवाया था। इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को फायदा होता था, लेकिन अब अफगानिस्तान प्रशासन ने दूरी बना ली है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान तिलमिला गया है। हमने अर्थव्यवस्था आधारित नीति अपनाई है, इस तरह का कहना था अब्दुल सलाम अखुनजादा और प्रवक्ता अफगानिस्तान मंत्रालय। हमारे पैनल में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, इनका आपका स्वागत है बहुत बहुत। कर्नल SS पठानी है, रिटायर्ड, आपका बहुत स्वागत है। और उनके साथ संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, तो कितना बड़ा झटका जो है ये पाकिस्तान के लिए है? जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी कर्नल श्रीवास्तव जी कर्नल साहब आपसे ही पूछ रहा हूं। मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए, अगर ये जो रिसेंट डेवलपमेंट अभी हुई है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते स्ट्रेन हुए हैं इस हद तक कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये थी कि डूरन लाइन जो है उसको अफगानिस्तान मानता नहीं था।
दूसरी बात, पाकिस्तान ने जो अफगानी रिफ्यूजी वहां पे बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको जबरदस्ती वापस भेजा। तीसरी बात, अफगानिस्तान और इस समय जो उनके बीच में लड़ाई चल रही है बॉर्डर के बीच में, एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की, उसका उन्होंने माकूल जवाब दिया है। तो रिलेशन स्ट्रेन होते जा रहे हैं। अभी तक इनका जो व्यापार होता था वो होता था कराची पोर्ट के थ्रू, जी बिल्कुल। क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो कराची से व्यापार होता था। लेकिन अभी जो चाबार एयरपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर जिसको इंडिया ने बनाया, इंडिया और ईरान ने मिलके, तो अफगानिस्तान जब अपनी बात करता है कि अर्थव्यवस्था आधारित वो अपनी पॉलिसी रखेंगे, तो उससे इनको बहुत फायदा होगा। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ इनके जो स्ट्रेन रिलेशनशिप हैं, उसकी वजह से भी वो एक माकूल जवाब देने में काबिल हो जाएंगे पाकिस्तान को। इसके अंदर ये देखने वाली बात एक और भी है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का और अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस का, या उनकी पॉपुलेशन का, या उनके एरिया का, तो उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो अफगानिस्तान है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया और अमेरिका आता है, उनको धूल चिटाई हुई है। और इनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है, जब ये टीटीपी के साथ मिलके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या जिसको पाकिस्तान तालिबान भी बोलते हैं, उसके साथ मिलके पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने में सक्षम है। अगर उसके साथ हम इसको भी जोड़ के देखते हैं कि जो बलूचिस्तान में भी आपने देखा था, गवादर एयरपोर्ट के अंदर जो है, इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया, जो माजिद ग्रुप है बलूचिस्तान आर्मी का। तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। उनका जो सी पैक है वो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन के कगार में खड़ा है। जहां तक चाइना का सवाल है, उसमें रिसेशन आएगा, 3-4 साल लगेगी। पाकिस्तान की अगर आप देखें, इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म है, उनके ऊपर 77 या 78 बिलियन डॉलर का खर्चा है। उनकी जो जीडीपी है, उनको चारों स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकली ये पूरी तरह से फेल नेशन है जी। और हमें ये देखना है कि एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर ये न्यूक्लियर आर्म्स गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जी, मैं रुक करूंगा अब राजू श्रीवास्तव जी का। जिस तरह संजीव श्रीवास्तव जी, ये निकलकर सामने आ रहा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आगे हिली हुई है, और इस कदम से अर्थव्यवस्था पर कितना असर जो है अब पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? देखिए, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पहले से ही बेहद डवाडोल है, और पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी की कगार पे है। और जाहिर है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके तथाकथित एक दो मित्रों की वजह से ही उसकी इकोनॉमी सरवाइव कर पाती है। पाकिस्तान सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से पहले ही जूझ रहा है। लेकिन इस कदम से एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक जो कभी मंसूबे हुए करते थे, वो जो एक सपने देखा करते थे कि वो अफगानिस्तान में अपना एक स्ट्रांग होल्ड रखेंगे, उसको अपने एक बैकयार्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वो अब कभी भी नहीं होने वाला है। और ये जो अब वर्तमान समय में जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मंसूबे दिखाई दे रहे हैं, और तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के बीच के संबंध जिस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, युद्ध की तरफ ये दोनों राष्ट्र बढ़ रहे हैं, ऐसे में तो ये लगता है कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का जो तालिबान रिजीम है, वो अब पाकिस्तान के अंदर ही जो है अपना एक बैकयार्ड बनाना चाहती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपके दर्शकों के लिए जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि आज वो इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है। वो वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई और पुलिस फोर्सेस पे विशेष रूप से वो टारगेट करते हैं, ताकि वहाँ पे वो उनका जो शासन समाप्त हो और वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपना शासन स्थापित करे। तो इस तरीके के जो मंसूबे अगर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन रख रहा है, और उसको पीछे से जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है उसकी अगर बैकिंग पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाती है, तो ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करेगा। आर्थिक संबंध तो खराब है ही, डूरंड लाइन को लेकर के दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो टकराव आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में जो चल रहा है, और ये और भी बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो और खराब होती जानी है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डमाडोल स्थिति में है, ऐसे में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो हमले हैं, जो उसके जो बड़े ही खतरनाक मंसूबे हैं, उससे पाकिस्तान और अधिक रसातल में जाएगा।
मैं यहाँ पर अंत में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रंट पर जो क्राइसिस फेस कर रहा है वो पाकिस्तान के ही बनाए गए भस्मासुर है। तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन रहा है और यही जो हिलेरी क्लिंटन की भाषा में कहे तो ये जहरीले सांप हैं जिसको कि पाकिस्तान ने पाला और पोसा था, लेकिन अब यही जो जहरीले सांप है ये पाकिस्तान को डसते जा रहे हैं, पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा करने जा रहे हैं। जी, मैं रुक करूंगा अब कर्नल एस एस पठानिया। ये आपका जिस तरीके से साफ तौर पर प्रवक्ता अफगानिस्तान मंत्रालय से बात कही गई है कि हमने अर्थव्यवस्था आधारित नीति अपनाई है, ये कहां तक सही है? देखिए, अफगानिस्तान जो है तालिबान का ये जो तालिबान 2 जो वर्जन आया है ये पहले वाले तालिबान से उनका एक बेहतर वर्जन है। दूसरी तरफ अगर आप देखें अर्थव्यवस्था के लिए उनके पास ड्राई फ्रूट्स हैं और उसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं जो उनके पास है, उनकी माइंस वगैरह, और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऐसी कंट्री को अगर उनकी डिपेंडेंसी उस नेशन के ऊपर है जहां के पोर्ट जैसे कराची पोर्ट से उनके पास सामान आता था और पाकिस्तान अगर वो बंद कर देता उसको तो उनका काफी नुकसान हो रहा है। ये जो चबार पोर्ट से इनको जो मिल रहा है ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जहां तक उनकी अर्थव्यवस्था का सवाल है। उसके अलावा जब वो भारत की गुड बुक्स पे आएंगे तो जैसे तालिबान के आने से पहले जो है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे थे जो बंद हो गए तालिबान आने के बाद। अभी जैसे ही तालिबान जो है इंडिया की गुड बुक्स पे आ जाएंगे तो अफगानिस्तान ये सोच रहा है कि जब इंडिया और बाकी कंट्री वहां पे अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा सुधार आएगा। अभी भी अगर हम ये मान के चलें, जो सच्चाई भी है कि अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो ये सारी जो तालिबान रजीम है उन्होंने अपना सोच जो है थोड़ी ठीक की है, अपने आप को वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ने बहुत उनके ऊपर सैंक्शन लगाई है, कोई भी उनके साथ व्यापार करना ही नहीं चाहता है। तो जब वो भारत जैसी जो सशक्त कंट्री उनके साथ खड़ी है और भारत एक ऐसा नेशन है जो बाकी दुनिया के देशों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये मान के चलिए कि आस्ते आस्ते उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। उनकी ये जो सोच है और ये पूरी तरह से कारगर और सफल साबित होगी। जी बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास आता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के सरकार के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आरोपों का सिलसिला भी जारी है, प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, जहां पर टीटीपी लड़कों की बात करें तो उनको संरक्षण देता है तालिबान, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। जी देखिए, ऐसा है कि टीटीपी जो पाकिस्तान के लिए, जैसा कि मैं कह रहा था, सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट बनने जा रहा है। एक बात मैं अफगानिस्तान के संदर्भ में और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यद्यपि कि वर्तमान समय में जो तालिबान लेड अफगानिस्तान है वो बड़ी जर्जर हालत में है, वो अपने लिए एक सपोर्ट तलाश रहा है और इसकी प्रक्रिया में वो भारत के साथ भी संपर्कों को बढ़ाना चाहता है, आर्थिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ चूंकि हर तरीके की स्थितियां खराब होती जा रही है, इसलिए पाकिस्तान से वो जो है किसी तरीके का कोई एंगेजमेंट रखने के पक्ष में नहीं दिखाई देता और उसको कम करता जा रहा है जो भी उसकी डिपेंडेंसीज है। लेकिन जो अफगानिस्तान के जो भविष्य की अगर बात करें तो वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन अकूत मात्रा में है, तो लगभग $3 ट्रिलियन की वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है जिसके के ऊपर चाइना की बड़ी एक कुदृष्टि लगी रहती है और वहां पर लिथियम का भी एक बहुत बड़ा भंडार है, अन्य जो मिनरल्स हों चाहे जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हों उसके अपार भंडार मौजूद हैं। और यदि भविष्य में तालिबान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि किसी तरीके के अफगानिस्तान के अंदर आने वाले भविष्य में कोई स्थिरता आती है, कोई अच्छी और बेहतर सरकार बनती है, तो ऐसे में वहां के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो पूरे अफगानिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और जो ऐसे राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ संबंध भी, आर्थिक संबंध बनाएंगे, उनके लिए भी एक बड़े ही फायदे की स्थिति बन सकती है और जिसके के ऊपर चाइना की वॉच है। और इसी वजह से चाइना ने आर्थिक एंगल को भी ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक एंगल तो था ही, आर्थिक एंगल को भी ध्यान में रखते हुए तालिबान को रिकॉग्नाइज किया और चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने कि तालिबान को अभी तक रिकॉग्निशन दी है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि तालिबान यद्यपि कि उसे ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, बड़ी बड़ी जो साम्राज्य आए और वहां पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन अगर वहां पे जो जमीन में दबे हुए जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी अगर बात करें
तो उस लिहाज से अफगानिस्तान अगर उसका अच्छे तरीके से दोहन और किया जाता है तो अफगानिस्तान के लिए, जैसा कि मैंने कहा, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन वो करेगा कौन, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थितियां अच्छी नहीं है। तालिबान 2.0 जो है उसके वो भी एक निराशाजनक स्थिति में दिखाई देता है। वादे तो बहुत किए थे 2021 में कि वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और वहां पे आतंकियों को पनाह नहीं देंगे और वगैरह वगैरह, और अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे। तो थोड़ा वो स्थिरता की स्थिति वहां जरूर दिखाई देती है। लेकिन जहां तक महिलाओं के प्रति व्यवहार का प्रश्न है, या जो ऐमान अल जवाहिरी जो अलकायदा का नंबर 2 आतंकी था, वही अब काबुल में ही पाया गया। और अभी आप देखिए तो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसने कि रशिया के ऊपर इतने बड़ा आतंकी हमला अभी करने के लिए जिम्मेदारी ली है, वो अफगानिस्तान में लगातार हमले कर रहा है और वहाँ की सुरक्षा संबंधी स्थितियां अच्छी नहीं है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान में एक संघर्ष की स्थिति रहती है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर स्थिरता नहीं कही जा सकती और तालिबान का जो व्यवहार भी अच्छा बहुत नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये अवश्य है कि तालिबान की जो ये वर्तमान में 2.0 है, वो चाहता है कि वो लंबे समय तक शासन करे और जितना हो सके वो राष्ट्रों के साथ संबंधों को सुधारे, और इसी प्रक्रिया में वो भारत के साथ भी एक रेप्रोचमेंट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से जाहिर है कि तालिबान की जो सरकार है, चाहे वो डोरन लाइन का प्रश्न हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के संबंधित विषय हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो मतभेद हैं वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। जी, रुक मैं करता हूं मैं कर्नल साहब आपका। जिस तरीके से टीटीपी के लड़कों को संरक्षण देता है, क्या यही एक कारण हो सकता है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो है समन्वय नहीं बन पा रहा है, उनमें जो एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बहुत बढ़िया थी, जब इमरान खान की गवर्नमेंट वहां पे थी और जिस तरीके से उन्होंने तालिबान को वापस लाने में अपना पूरा सहयोग दिया, तो उस समय अच्छे रिलेशनशिप थे। सोचा होगा कि तालिबान, अफगानिस्तान देखिए छोटी सी कंट्री है, 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनकी आर्म फोर्सेस नहीं के बराबर हैं, और वहां पे चलता क्या है, कुछ तो ये ड्रग्स है वहां पे, कुछ मिनरल्स हैं, और कुछ उनके पास अपने जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। ये तालिबान की कहानी है। अभी पाकिस्तान के साथ इनके रिश्तों की जो प्रॉब्लम डोरन लाइन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद जब इन्होंने लाखों की संख्या में रिफ्यूजी जो है वहां पे रह रहे थे, उनका हुआ, और उसके बाद उनको ये भी लगता है पाकिस्तान को कि जो टीटीपी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं, पाकिस्तान को लगता है कि उनको जो शय दी जा रही है, उनके पीछे जो संरक्षण है वो है तालिबान का। और अभी तो तालिबान खुल के कबूल करेंगे, इनफैक्ट अगर उनका बस चले गया तो, और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो भी यार मर्सनरीज को लेके भी वो पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान की अगर हम विदेश नीति की बात करें तो इस समय भारत के साथ उनकी दुश्मनी है, ईरान के साथ उनकी दुश्मनी है, जी बिल्कुल। उसके बाद आप अफगानिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी है। चाइना जो है वो अभी प्रोजेक्शन कर रहा है, चाइना की खुद अपनी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है इस सिचुएशन में, और तभी वो इस समय वो यूएसए ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का अभिन्न अंग है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो अपनी शांति की बात कर रहे हैं। वहां पे रियल एस्टेट डाउन हो चुकी है, इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है, उनकी जो सिचुएशन है, और एक ऐसी कंट्री में जहां पे कम्युनिस्ट शासन है, जो एक किस्म की डिक्टेटरशिप है, इंटरनल डिसेंट बहुत है, उनको अपने कभी फॉरेन मिनिस्टर को सैक करते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर को सैक करते हैं। पार्टी के ऊपर जो शी जिनपिंग की ग्रिप है वो कमजोर होती जा रही है। IMF पाकिस्तान के लिए सिर्फ जो वर्ल्ड बैंक है उनको पैसा देने से मना कर दिया है। IMF इज द ओनली होप, और IMF से पैसा तभी मिलेगा इफ पाकिस्तान इज इन द गुड बुक्स ऑफ यूएसए। चाइना हैज लिमिटेड रोल टू प्ले, और जिस तरीके से अभी जो इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं टीटीपी और तालिबान बलूचिस्तान आर्मी के, उसे जो CPAC का फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा कष्ट में पड़ा हुआ है, संकट में पड़ा हुआ है। इट इज कमिंग एज ए फेल्ड प्रोजेक्ट। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान इन सारी हालात के साथ कैसे कोप अप करता है, और अपने जो एग्जिस्टेंस है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कितनी देर ये लोन की टोपी घुमा घुमा के दूसरे देशों से एक से लोन लिया, दूसरे को चुकता दिया, ये इनकी स्ट्रेटेजी चल रही है।
गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इनस्टेबल है। वो पीपी के ऊपर जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर दी फिर क्योस हो जाएगा। इमरान खान के साथ उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीजें जब हम एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो पाकिस्तान चारों तरफ से कॉर्नर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मिलिटेंसी से तौबा नहीं कर रहे हैं। जैसे श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे कि हिलरी क्लिंटन ने बोला, एक पुरानी कहावत भी है कि दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड दे डाई बाय द स्वॉर्ड। सो सेम सिचुएशन is being faced by the Pakistan, disaster on every front. जी बिल्कुल। अब अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। जिस तरीके से तालिबान के हमले से डरा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। हम तालिबान से युद्ध नहीं चाहते, रक्षा मंत्री का यह कहना। भारत के साथ व्यापार को रोकिए, रक्षा मंत्री। ट्रेड कॉरिडोर को बंद करने की भी धमकी दी। आपको बता दें जिस तरह ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके से यह बयान सामने दिया है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया था। हम तालिबान से युद्ध नहीं चाहते हैं, रक्षा मंत्री के साफ तौर पर यह कहना था। भारत के साथ व्यापार को रोकिए, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, और ट्रेड कॉरिडोर को बंद करने की भी धमकी जो है यहां पर दे डाली थी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान सामने आया था, और जिस तरीके से तालिबान के हमले से पाकिस्तान डरा हुआ था, और उस सब के बीच में एक बड़ा बयान सामने आता है रक्षा मंत्री का, ख्वाजा आसिफ का, क्योंकि रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तालिबान से युद्ध नहीं चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार को रोकिए और ट्रेड कॉरिडोर को बंद करने की धमकी भी उनके द्वारा दी गई। आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका क्या कुछ कहना था। तालिबान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, हालांकि खुफिया पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार के लिए दिए जाने वाले गलियारों को बंद कर सकता है। अगर तालिबान अफगान धरती पर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसे काबुल को सुविधा बंद करने का अधिकार भी है। जिस तरीके से यह साफ तौर पर कहा गया, तालिबान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, रक्षा मंत्री का कहना था। हालांकि किसी या पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार के लिए दिए जाने वाले गलियारों को बंद कर सकता है। अगर तालिबान अफगान धरती पर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसे काबुल को सुविधा देना बंद करने का अधिकार भी है। रुक करते हैं हमारे पैनलिस्ट कर्नल एस एस पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जिस तरीके से ये साफ तौर पर पाकिस्तान ने धमकी एक किस्म की दी है, तो किस नजरिए से आप इसको देखते हैं कर्नल साहब? कि पाकिस्तान की धमकियों में वो दम नहीं है। अफगानिस्तान एक, और खासकर ये जो तालिबान है ये सीजन्ड वॉरियर्स है। उसके बाद ये जो धमकियां बेसिकली दो इश्यूज पे दी जा रही हैं कि एक तो आप इनको टीटीपी या बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप सपोर्ट मत कीजिए, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, और दूसरा है कि हम आपके लैंड रूट जो है बंद कर देंगे। अभी चाबार से तो लैंड रूट शुरू हो गया अफगानिस्तान का, और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारे साथ उसने जो ट्रेड रूट बंद किए हैं उससे उसको नुकसान तो है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में जो सामान आ रहा है इंडिया से वो चाबार रूट की कराची जाता होगा या लैंड रूट के फायदेमंद मिलता था, और पाकिस्तान की जनता को जो कमोडिटी या चीजें मिलती थी वो बहुत सस्ती मिलती थी। इनकी जो अपनी कोशिश है और इनकी जो पॉलिसीज हैं उसकी सजा पाकिस्तान की जनता भुगत रही है। अगर ये अपने अंदर चेंजेस नहीं ला देंगे, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है केदी साहब कि वहां पे आर्मी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के अपनी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ इनके संबंध सुधरे और एक दोस्ती वाला माहौल पैदा हो, क्योंकि अगर ये सारी चीजें सुलझ गई तो फिर पाकिस्तान आर्मी की जो रेलिवेंस है और इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान आर्मी किसी भी हालत में ये नहीं चाहती। अभी आप देखिए इनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी बदतर हो चुकी है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो फौजी है जो कि पाकिस्तान का मेन स्तंभ है वो वही रूल कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ तो एक पपेट है, लेकिन अभी शहबाज शरीफ ने मुनीर को, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसको एक चिट्ठी लिखी है कि 2 कोरों को छोड़ के, 10 और 9 कोर को छोड़ के जो बॉर्डर भारत के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट कर रही है, बाकी फौज की तनख्वाह बंद कर दी है। और ये बोला है कि जब तक IMF से हमें लोन नहीं मिलता हम फौज को तनख्वाह नहीं दे सकते। तो आप देख रही हैं ऐसी सिचुएशन जब एक कंट्री में आ जाती है तो उसका जो पतन है वो कितनी जल्दी होगा। IMF
वो कितनी देर बेल आउट करेगा? और वो IMF मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो अमेरिका के रहमो करम पे चलता है। जैसे अमेरिका उसको डायरेक्ट करेगा वैसे वो अपना लोन देंगे या नई नई शर्तें लगाएगा। बोल दिया IMF ने कि अगर ये पैसा आप CPEC के ऊपर लगाते हैं तो उस हालत में हम आपको पैसा नहीं देंगे। और पाकिस्तान के साथ ये जो CPEC बना है, जो जिस किस्म की हालात अभी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए आप, POK के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, अटैक भी हो रहे हैं। तो ये अभी कितनी देर खींच पाता है इस सिचुएशन को, ये देखने वाली बात है। फ्यूचर विल टेल अस। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये साफ तौर पर बात सामने आ रही है, और संजीव श्रीवास्तव जी आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से सामने साफ तौर पर आ रहा था कि भारत के साथ व्यापार के लिए दिए जाने वाले गलियारे को बंद कर सकता है पाकिस्तान, तो ये कहां तक सही है और आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान पहले से ही एक गंभीर हालातों से गुजर रहा है, और ऐसे में जो वर्तमान समय में जो एग्जिस्टिंग वर्किंग मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें कि ये जो गलियारे जिसकी वो बंद करने की बात कर रहे हैं, यदि वो कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं तो जाहिर है कि इसका जो सबसे बड़ा जो नकारात्मक असर है वो पाकिस्तान के ऊपर ही पड़ेगा। भारत के लिए तो अल्टरनेट रूट्स की हम व्यवस्था कर रहे हैं, जैसा कि पठानिया साहब ने कहा, चाबहार जो ट्रेड रूट उसके ऊपर कार्य चल रहा है, और अफगानिस्तान के लोगों तक भारत का जो एक्सेस है वो जो है अन्य तरीकों से भी हम उसको हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो गलियारा था, यदि ये बंद होता है तो इससे पाकिस्तान और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो और अधिक खराब होंगे, क्योंकि ये जो गलियारा बंद करना, ये भारत का तो उनके ऊपर एक जो लक्ष्य रहता है, टारगेट पाकिस्तान भारत को करता है, वो तो रहता ही रहता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो भारत से एक बड़ी मदद अफगानिस्तान के लोगों तक जा रही थी इस गलियारे के माध्यम से, वो बाधित होगी, और ऐसे में तालिबान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो और अधिक जो है डिटेरियोरेट करेंगे, और अधिक उसमें गिरावट आएगी, और ये युद्ध में भी किसी तरीके के वॉर में भी ये तब्दील हो सकता है। उस तरफ ये दोनों देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसमें मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। जहां तक डूरंड लाइन का प्रश्न है, डूरंड लाइन को चाहे वो आज की तालिबान की सरकार हो या पहले की जो अफगान सरकार थी, या अन्य पहले की जो भी अफगानिस्तान के इतिहास में भी उठाकर देख लें, तो अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस तरीके की डूरंड लाइन पर जो बाड़ लगा करके उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि वो पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर जो पश्तून आबादी है उसमें वो डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। वो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का डर रहता है कि यदि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो पश्तून आबादी है और अफगानिस्तान की जो पश्तून आबादी है, अगर वो दोनों एक साथ हो गए तो वो जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान बनाने की मांग चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर एक पश्तून तहाफुज मूवमेंट चलता है, वो और अधिक तेज हो सकता है, और पाकिस्तान का जो है विखंडन हो सकता है। पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान की मांग तेज हो सकती है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो भय है, उसकी वजह से उन्होंने ये सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज गति से किया। लेकिन जाहिर है कि तालिबान, और दूसरी तरफ आप देखिए साहिल जी, तो ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इतने शॉर्ट साइटेड हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा भ्रम की स्थिति रहती है कि एक तरफ वो तालिबान को काबुल पर सत्ता पर बैठाने के लिए सारी मदद भी दे रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि ये जब तालिबान सत्ता में बैठ जाएगा तो उससे हम अपने आप को बचाएंगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक भ्रमित जो नीतियां रहती हैं, जो एक आत्मघाती नीतियां रहती हैं, उसी का परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात की अवश्य आशंका रही होगी कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब कभी भी वहां की जेलों से, अफगानिस्तान की जेलों में जो TPP के आतंकी कैद हैं, बंद हैं, वो जब छूटेंगे तो फिर वो किस तरीके से सीमा पर आकर के और पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेंगे। और जाहिर है कि ये सब सारे भय आशंकाओं को जानते हुए भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और आज वही है कि जो आप यदि भस्मासुर खड़े करेंगे अपने लिए, तो ये भस्मासुर आपको ही जलाएंगे, आपको ही समाप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। ये बात साबित होती जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है ये पाकिस्तान के ही खड़े किए भस्मासुर हैं जो कि पाकिस्तान को अब जलाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कर्नल SS पठानी जी आपका रुख करता हूं। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब द्वारा भी ये कहा गया कि
तालिबान अफगानी धरती पर पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसको यह भी अधिकार है कि वो काबुल को सुविधा देना बंद कर सकता है। देखिए, ये पूरी धमकियां हैं जिसके ऊपर अफगानिस्तान या तालिबान का जो रजीम है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि जो पॉलिटिकल सोच है वो आर्मी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। ये किस्म के तोते हैं जो उनको आर्मी बोलती है, ये आर्मी की लैंग्वेज है, बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। अभी कौन सी सुविधाएं दे रही है, सोचने की बात यह है कि इस समय दुश्मनी चल रही है, इनके बॉर्डर पे क्लैश हो रहे हैं, पाकिस्तान ने वहां पे एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद इनकी आर्टिलरी भी चल रही है। वो तो अच्छी बात है। जहां तक इसकी सामरिक शक्ति का सवाल है अफगानिस्तान की, उनके पास वर्चुअली जीरो है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, उसके बाद न्यूक्लियर नेशन है, और इनका कोई आपस में मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा कि कल को पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर एक फुल फ्लैज अटैक कर दे? वेरी अनलाइकली, क्योंकि चाइना जो है वो भी नहीं चाहेगा कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो उसे। और इस समय वैसे ही बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, इजराइल हमास की चल रही है, यूक्रेन में चल रही है। अभी मैं देख रहा था इधर वेनेजुएला और उसके साथ वाली जो नेबरिंग कंट्री है वहां भी प्रॉब्लम चल रही है। और इकोनॉमिक जो है पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इफेक्ट होती है जब आप लड़ाई में जाते हैं। और पाकिस्तान एक कंगाल नेशन, दे कैन नॉट अफोर्ड ए फुल फ्लैज कन्वेंशनल वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ अगर वो उसके हॉर्नेट नेस्ट में अगर वो हाथ डालते हैं तो इनकी जो मिलिटेंसी की जो स्ट्रेंथ है तालिबान की, और उसके साथ अभी श्रीवास्तव सर ने बताया कि ये जो पश्तून डोरल लाइन के इस तरफ है, तो ये आग की तरह फैलेगी। और पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया की तंजीमें बैठी हुई हैं, दुनिया भर की तंजीमें हैं, वो भी वो शरीयत लाना चाहते हैं। तो उस समय एक गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है जिससे पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह खतरे में आ सकता है। तो पाकिस्तान वो हिमाकत नहीं करेगा। अभी ये देखते हैं कि इनकी सिचुएशन मेरे अपने हिसाब से मैनेजेबल नहीं रही है, और आस्ते आस्ते ये दुनिया और टकराव दोनों बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका रुख करता हूं। जिस तरीके से एक तरफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कहते हैं कि हम तालिबान से युद्ध नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें पूरा अधिकार है कि हम इस पर रोक लगा सकते हैं, ये कहां दोनों बयान इनके मैच करते हैं? देखिए, ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो बयान है वो ऐसा बयान है कि जिसमें कि वो एक भय में दिखाई देते हैं, असुरक्षा में दिखाई देते हैं। और जहां तक युद्ध की बात है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो युद्ध कर ही रहा है। वो एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो आतंकवाद के माध्यम से वो पहले ही हमले वहां पर बड़े हमले कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो सुरक्षा संबंधी स्थितियां खराब होती जा रही है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना एक ड्रेटेड टेरर एंटिटी है कि वो पाकिस्तान के आम लोगों को टारगेट करने के बजाय वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को ही सीधा सीधा टारगेट करते हैं, वहां की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। वहां पर जो अभी फिदायीन हमले हाल के समय में आपने देखा होगा कि अगर हुए हैं तो ऐसे इलाकों में हुए हैं कि जिसमें कि पुलिस कैंप्स को, आर्मी के कैंप्स को टारगेट किया गया है। उसके साथ साथ अगर किसी मस्जिद में भी हमला अगर उन्होंने किया तो वो मस्जिदें ऐसी थी कि जो कि जहां पर ज्यादातर पुलिस वालों के सदस्य और आर्मी के परिवारों के सदस्य गण वहां जाया करते थे। तो इनका जो लक्ष्य है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है, वो तालिबानाइजेशन करने का है, कट्टर शरिया लॉ को पूरे पाकिस्तान में लागू करने का है। और उनके मंसूबे बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इस तरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसा लगता है कि यदि तालिबान काबुल पे शासन कर सकता है, पूरे अफगानिस्तान पर वो अपना ऑक्यूपेशन कर सकता है, तो पाकिस्तान पर क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चूंकि मंसूबे बड़े हैं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर बहुत ही ज्यादा भय है। यहाँ तक कि भय अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये जो पाकिस्तान की सरकार है, इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो जाकर के उन्होंने उठाया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है ऐसा लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मदद मांग रहे हैं। और जाहिर है कि ये वर्तमान में अगर देखें तो ये बेहद जो है खतरनाक स्थितियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, वो भी बड़े हमले कर रहे हैं।
उसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अन्य अल्पसंख्यकों की बात करें तो पाकिस्तान में चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं वो हों, या पाकिस्तान में सिंधी जो आबादी है, जो हजारात हैं, जो यहाँ तक कि जो शिया हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उनके साथ किस तरीके का दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। तो ये पाकिस्तान वर्तमान समय में विखंडन की तरफ बढ़ सकता है और यहाँ पे बड़े ही वहां पर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वो कई भागों में विभाजित होने की तरफ भी बढ़ सकता है। और वर्तमान समय में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उससे तो जो पश्तून जो आबादी है, और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से भी ज्यादा बड़ी संख्या में पश्तून पाकिस्तान में है जो बॉर्डर एरियाज पे है, और दोनों अगर पश्तून आबादी जिस तरीके से अभी स्थितियां बनती जा रही हैं, उसमें अगर एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है तो ये पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। और वो जो उनके मंसूबे हैं पश्तूनिस्तान बनाने के, एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान देश बनाने के, वो उसकी तरफ तेज कदम बढ़ा सकते हैं। और ये निसंदेह पाकिस्तान के लिए एक बेहद खतरनाक और स्थितियां वहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको कि पाकिस्तान ऐसा लगता है कि अब संभालने के ऐसे में उसके अंदर एक भय की स्थिति दिखाई देती है। जो ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये जो बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही रक्षात्मक, बहुत ही डिफेंसिव और भय और असुरक्षा के आधार पर दिए गए बयान दिखाई देते हैं। इसमें एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है क्यों, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, जैसा कि मैंने चर्चा की कि वहां पर जो अंदर आंतरिक स्थितियां हैं वो लगातार खराब होती जा रही हैं और टीटीपी ज्यादा महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वो पूरे पाकिस्तान पर अब शासन करना चाहता है। तो ये इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान एक भय में है, काफी दबाव में है, और इसी भय और दबाव में आकर के वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इस भय और हताशा का परिणाम ये हो रहा है कि जो एक दो अच्छे कदम लिए गए थे उसको भी अब वो बंद करने की बात कर रहे हैं, जिस कॉरिडोर को अब बंद करने की बात कर रहे हैं, वो एक तरह की धमकी है, एक तरीके के तालिबान को ये दिखाने की धमकी है कि यदि आप हमारे ऊपर ये टीटीपी के हमलों को नहीं रोकते हैं तो हम ये कॉरिडोर बंद कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उनकी असुरक्षा, भय, धमकी वगैरह के माध्यम से दिखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीटीपी से रुकने जा रहा है। पाकिस्तान को यदि अपने अस्तित्व को बचाना होगा तो सबसे पहले अपने पूरे अप्रोच में बदलाव लाना होगा, अपने पूरे व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। वहां पर जो तमाम जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो पश्तून हो, हजारा हो, बलूच हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, सभी जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, मुस्लिम और हिंदू और जो सिख और जो अन्य जो क्रिश्चियंस हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना होगा, उन्हें समान ट्रीटमेंट देना होगा, अपने आर्थिक सिस्टम को जो है सुधारना होगा। अनेक तरीके के बड़े परिवर्तन जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं लाते, जब तक वो अपने राष्ट्र के हितों को अपने हितों से ऊपर नहीं रखते। मैं यहाँ पे अंतिम बात साहिल जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की जो पूरी स्थिति है, इसके लिए अगर कोई एकमात्र एंटिटी जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी भी मजबूत नहीं होने दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत आज भी बहुत कमजोर है। अभी हाल के समय में जो वहाँ पे इलेक्शंस हुए वो एक फ्रॉड इलेक्शंस थे। वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम की अगर वास्तविक उनकी अगर मंशा अगर यदि हम देखें तो वो चाहते थे कि इमरान खान सत्ता में आए। तो इमरान खान यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते, इमरान खान बड़ी मैसिव मेजॉरिटी के साथ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी और आईएसआई जो पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं, वो अपना जो कंट्रोल है पाकिस्तान की सोसाइटी पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए सबसे ऊपर रखते हैं, और कोई भी अन्य जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, जमहूरियत हो, इत्यादि इत्यादि, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। तो ये जो जब तक पाकिस्तान के अंदर वहाँ के जो रूलर्स हैं उनके अंदर अपने राष्ट्र को जो है बचाने के और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की लिए कदम उठाए का संकल्प नहीं आता, तब तक पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता है। 1971 में बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश आज आप देखिए तो पाकिस्तान से अनेक जो बेसिक मानक है उसमें बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान रसातल में लगातार जा रहा है। इस बीच में एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते थे। जुनालैंड को दिवालिया होने से बचाएगा चीन। चीनी पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गुओंगकिंग का बयान। इस्लामाबाद की वित्तीय सहायता करेंगे झांग गुओंगकिंग। विदेश ऋण संकट से उबरने में करेंगे मदद, झांग गुओंगकिंग। पाक विदेशी मंत्री इशाक डार के साथ बैठक में किया ऐलान। आपको बता दें जिस तरीके से एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जुनालैंड को दिवालिया होने से बचाएगा चीन। चीनी पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गुओंगकिंग का बयान। इस्लामाबाद की वित्तीय सहायता करेंगे झांग गुओंगकिंग। विदेश ऋण संकट से उबरने में
करेंगे मदद, झांग विंकिंग। आपको बताएं जिस तरीके से कंगाल पाकिस्तान को किस तरह से बचाएगा चीन। पीएम शहबाज शरीफ ने एक फिर से लगाई आईएमएफ से गुहार, हमने आईएमएफ समझौते के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पीएम, आईएमएफ से हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को नया कर्जा देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में थिंक टैंक की रिपोर्ट, पाकिस्तान के ऊपर विदेशी ऋण तकरीबन 78% ट्रिलियन रुपए है। पाकिस्तान पर कुल ऋण देनदारियां 271.2 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है चीन। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के चलते रुका काम, इसलिए पाकिस्तान को और कर्ज देना चीन की साजिश। आपको बता दें जिस तरीके से ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे, और आईएमएफ समझौते के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रधानमंत्री का ऐसा कहना था पाकिस्तान के। रुक करते हैं खन्ना साहब, पहले सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान को और कर्ज देगा चीन, क्या एक साजिश? केरी साहब, ऐसा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को भी प्रेशराइज कर रहा है कि आपने जो हमारे पुराने जो कर्जे थे वो क्लियर नहीं किए। बीच बीच में वो बीज के टुकड़े इनके सामने फेंक देते हैं। जहां तक बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने इनको साफ तौर से मना कर दिया है, खासकर सऊदी अरेबिया, कि भाई अभी हम तुम लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये अपना कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और उनको कोई ऑब्लाइज नहीं कर रहा है। चाइना क्यों इनको थोड़ी सहारा दे रहा है? क्योंकि चाइना का तकरीबन ये $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था सीपैक, और उसमें चाइना ने सोचा होगा कि मैं अपना वो जो लंबा उसको समुद्री रास्ता लेना पड़ता था उसके साथ कनेक्ट करके, और जहां पे अपना ये पेट्रोलियम जो डंप करता है सिंकियांग रीजन के अंदर, तो वो अपना पैसा बचाएगा। अभी $50 बिलियन के करीब वो खर्च कर चुके हैं। पाकिस्तान ने जो कर्जा हमसे लिया हुआ, जो पाकिस्तान की टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी या कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी, उसको पूरा कर नहीं पा रहे हैं, और कहीं से इनको पैसा मिल नहीं रहा है। घूम फिर के ये सिर्फ आईएमएफ के ऊपर आते हैं। देखिए, किसी भी नेशन को आगे बढ़ने के लिए कम से कम दो चीजें जो है वो तो जरूरी है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज और आपका जो एग्रीकल्चर है वो ठीक ठाक बढ़िया काम करे। इनकी आप इंडस्ट्री देख लीजिए, ये सुई बनाने के लायक भी नहीं है। इनकी आप एग्रीकल्चर देखिए, तबाही हो चुकी है। इनके जो स्टार्टअप्स है वो है ही नहीं वहां पर। इनके जो रिसर्च डेवलपमेंट फंड की जो जरूरत होती है वो इनके पास पूरी तरीके से गायब है। तो ये इनको कुछ सांसें जो है वो चाइना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सवाल ये है कि अगर 1-2 साल के बाद अगर चाइना भी उस सिचुएशन में आ जाता है और रिसेशन से गुजर रहा है, तो कितनी देर इसको सपोर्ट करेगा? और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ये रिलाइज नहीं कर रहा है। जब वो अपने डेट पेमेंट करते हैं, वो किसी एक से लेके किसी दूसरे को दे दिए, दूसरे से लेके तीसरे को दे दिए, काम चल रहा है। तो अगर नेशन की जो सोच है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर है, तो कैसे वो एक नेशन ग्रो करेगा? और दूसरी बात ये हुई है कि अभी जो गद्दावर के ऊपर जो अटैक हुए हैं जिस तरीके से, और टीटीपी की जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन के ऊपर इनकी जो सीपैक रोड को थ्रेटन कर रहा है, गिलगित पाकिस्तान के अंदर इनकी वर्नेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जो है चाइना में हो सकता है कि वो सोच ले कि वो सीपैक को एक बैड डील छोड़ के मार के चला जाए। क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि जो वहां पे 3 बर्थ बनी हुई है गदावर एयरपोर्ट के अंदर, वहां से जो फॉरेन के शिप वगैरह उन्होंने आना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी डर है। और अगर एक सबसे सुरक्षित जगह के अंदर बलूचिस्तान आर्मी के 8 लड़ाके घुस जाते हैं और उनके 2 सोल्जर्स को भी मार देते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी चेक पोस्ट है, दिस इज अ वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बावजूद भी बलूचिस्तान आर्मी वाले जो इतनी साहस दिखा रहे हैं, वो एक सुसाइड अटैक कर रहे हैं वहां पर। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, और पाकिस्तान सुधरने वाला देश नहीं है, वो अभी बलूचिस्तान के ऊपर ये नहीं कि उनके कुछ जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करेंगे, वो उनके ऊपर और बर्बता तरीके से काम करेंगे। जी बिल्कुल, मैं कर्नल साहब आपको रोकूंगा, मैं समय की थोड़ी कमी है उसकी वजह से आपको रोकना चाहूंगा। मैं रुक करूंगा अब श्रीवास्तव साहब का। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चीन के उप प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि वो इस्लामाबाद की मदद करेंगे, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं?
देखिए, ये एक शोषणकारी अप्रोच चाइना का पाकिस्तान के प्रति रहता है। और चाइना जब कभी भी कोई मदद करता है तो वो मदद के पीछे उसकी एक शोषणकारी प्रवृत्ति रहती है। वो एक उपनिवेशवादी राष्ट्र भी बन चुका है। जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका कि दूसरा नाम CPEC पाकिस्तान के संदर्भ में है, वो एक औपनिवेशिक प्लान है, एक इंपीरियल प्लान है। और इसके माध्यम से चाइना एक डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, एक प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट कर रहा है। और वो चाइना जो है पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में पहले ही फंसा चुका है। और ऐसे में चाइना पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के भविष्य में भी कर्ज वगैरह को देने की बात करके उसे और अधिक अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। और आप देखिए तो ग्वादर जो वहाँ का जो पोर्ट है पाकिस्तान का, वो उसके कब्जे में पहले आ चुका है। और जिसको लेकर के बलूचिस्तान के लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही रोष है। और ये भी कारण है कि अभी हाल में आपने देखा कि ग्वादर पे एक बड़ा हमला BLA की तरफ से किया गया। और वहाँ पर चाइना के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी वहाँ के बलूचिस्तान के जो के लोगों के अंदर एक उसको लेकर के भी एक लगातार एक रोष रहता है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है चाइना की जाल में फंसता जा रहा है। और पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी चाइना कर रहा है। जो CPEC के जो प्रोजेक्ट हैं उसके माध्यम से चाइना वहाँ पे बड़े दोहन कर रहा है, बड़े वहाँ पे मुनाफे उठाने की वो फिराक में है। तो चाइना का ये कहना कि वो पाकिस्तान को मदद करेगा, ये मदद की जो आड़ में वो पाकिस्तान को और अधिक अपने जाल में फंसाता जा रहा है। और जिसको कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने चूंकि वेस्टेड इंटरेस्ट में वो इतने अंधे होते हैं कि वो अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी कर देते हैं। तो ऐसे में वो अब इस साजिश को देख नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से जो भविष्य में जो पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे पैदा करेगा, इसके इम्प्लीकेशंस पूरे रीजनल क्षेत्र में भी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत को चाइना को अब अपने वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपनी जो तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ानी होगी। जो 2 फ्रंट की वॉर की बात कही जाती है वो भविष्य में इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। और जिस तरीके से चाइना का प्रभाव पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है वो निसंदेह एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी भविष्य में भारत के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन भारत इसको लेकर के सजग है, तैयार है और भारत की तैयारियां भी कर रहा है। और लेकिन जो चाइना का इस तरीके का जो बयान है वो एक किसी राष्ट्र को और अधिक जाल में, कर्ज के जाल में फंसाने जैसी जो साजिशें रची जाती हैं वो उसी का पार्ट दिखाई देता है। उसके पीछे जो जेन्युइन जो मंशा है वो बिल्कुल नहीं होती। और जाहिर है कि वर्तमान समय में भी पाकिस्तान का जो शोषण है वो चाइना के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, डिफेंस स्पेशल में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ कर्नल SS पठानी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने पूरी अच्छी जानकारी दी जिस तरीके से। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, विदेश मामलों के जानकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे वापस।